जी हाँ नाज़रीन, ए पुत्र वाकई हटा ते नहीं विकते। ए पुत्र नसीबा वालियां नूं मिलदे ने जिन्हां ते अल्लाह मेहरबान हो जाए, और शहादत मुकद्दर वालियां नूं मिलदी है जिन्हां नूं अल्लाह दी ज़ात पाक चुन लैंदी है अपने। बकौल अल्लामा इकबाल, ज़मीरे लाला में रोशन चरागे आरजू कर दे, चमन के जर्रे जर्रे को शहीद जुस्तजू कर दे। अल्लाह की ज़ात पाक कुरान पाक में खुद फरमाती है कि शहीद को मुर्दा मत कहो। मफहूम है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, मैं इन्हें रिस्क भी देता हूँ तुमसे देता। ये है शहीद का रुतबा। 6 सितंबर 1965 को क्या हुआ था? दुश्मन ने किस तरह गरूर में आके पाकिस्तान की तरफ आंख उठाई थी, और किस तरह हमारे शेरों ने उनका जमकर मुकाबला किया था, और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था कि वो पीछे हटने पे मजबूर हो गए। इंडिया के पास पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा अफवाज थी, और टैंकों की तादाद भी 4 गुना ज़्यादा थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मुसलमानों के पास सामान बेशक कम हो, लेकिन जज्बा ईमानी सबसे ज़्यादा है। उनका ईमान ही काफी है। इन शहीदों की वजह से कई औरतों के सुहाग बचे, कई औरतें बेवा होने से बची। शहीदों की वजह से, इन जवानों की वजह से लाखों बच्चे यतीमी से बचे। आज हम इस आजाद फजा में सांस ले रहे हैं, अल्लाह के बाद इन शहीदों की मेहरबानी है, वरना सीने पे तोप का गोला खाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। आज हम ज्यादा तफसील तो नहीं बता सकेंगे आपको, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरी तरह उस वाक़े को दोहरा सकें। दुश्मन ने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेराव कर लिया, लेकिन 2 महाज बहुत मशहूर हुए, क्योंकि उन 2 महाज पे हमारे 2 शेर खड़े थे। BRB नहर के उस पार दूसरी तरफ हमारे ये शेर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद अपने चंद साथियों के साथ मौजूद थे, और दूसरा महाज चमिंडा सियालकोट, जहां पे हमारा दूसरा शेर MM आलम, मोहम्मद महमूद आलम, जिन्हें हम MM आलम के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर गालबन 30 सेकंड में 30 सेकंड विद इन 30 सेकंड दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। सुनने में आता है कि वो चाय पीने लगे थे। चाय पीने लगे तो उन्होंने दुश्मन के जहाज़ों की नकलो हरकत देखी पाकिस्तान के हाथे में, तो उन्होंने चाय वहीं रखी, अपने जहाज़ में, अपने जंगी जहाज़ में बैठे, और विद इन 30 सेकंड 5 जहाज़ों को तबाह करके वापस आके उन्होंने चाय। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। ना उससे पहले ये रिकॉर्ड कभी किसी ने किया था, ना उसके बाद आज तक कोई वो रिकॉर्ड तोड़ सका, और ना ही इंशाअल्लाह वो रिकॉर्ड टूटेगा कभी ता क़यामत। दुश्मन ने बहुत भारी तादाद में फौज और टैंकों के साथ जब BRB वाली साइड से एंटर होने की कोशिश की, तो हमारे जवान, हमारे जांबाज सिपाही, हमारे जानबाज, हमारी जान का ख्याल रखने वाले, अपनी जानों का नजराना देने वाले, जिनकी वजह से आज हम इस मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं, मेजर अजीज भट्टी अपने चंद साथियों के साथ दुश्मन के सामने डट गए, और उन्होंने चंद मिनटों में 250 गोलों की बरसात की।
जिससे दुश्मन को लगा कि यहाँ पे इस मोर्चे में बहुत बड़ी तादाद मौजूद है फौजियों की और काफ़ी असला मौजूद है। दुश्मन पीछे हटने पे मजबूर हो गया। लेकिन उसके बाद आपने फायरिंग जारी रखी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन फिर करीब आना शुरू हो गया। जब आपने देखा कि दुश्मन बहुत करीब आ चुका है और वो पीछे बैक साइड से भी हमला कर रहा है और फ्रंट से भी हमला कर रहा है, जब वो बैक साइड पे जाने लगे, कुछ चंद बंदे उनकी आधी फौज को जाते देखा उन्होंने, तो उन्होंने अपने साथियों को पलट जाने को कहा कि आप वापस चले जाएं, BRB नहर क्रॉस करके वापस चले जाएं पाकिस्तान के इलाके में। वो वहाँ से उन्होंने अपने साथियों को निकाल दिया, जबकि खुद सूबेदार शेरदिल के साथ वहाँ पे दुश्मन से मुकाबला करते रहे। और जब उन्होंने देखा कि वो बहुत करीब आ गए हैं, तो वो भी वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। BRB नहर के इस साइड पे आके उन्हें पता चला कि उनके 2 साथी गायब हैं। जब सुबह हुई तो वो 2 साथी नहर के उस पार खड़े थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने अकेले कश्ती में सवार हुए, नहर पार की, उन दोनों को अपने साथ बिठाया और वापस ले आए। ये थी उनकी बहादुरी। दूसरी तरफ चमिंडा सियालकोट वाली साइड पे हमारे जवान चंद टैंक के साथ अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे थे। उस तरफ से दुश्मन ने फौज की बहुत भारी तादाद में हमला किया, लेकिन हमारे जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हमारे जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन तादाद बहुत कम थी और उस वक्त फौरी फैसला किया गया और सदर अय्यूब खान ने ऐलान किया कि मुझे जवान चाहिए जो जान दे सके। सुनने में आता है कि जवानों ने अपने जिस्म के साथ बम बांधे और जमीनों पर लेटकर ऊपर घास फूस डाल दी ताकि पता ना चले कि यहाँ पे बम है। और वो टैंकर जैसे जैसे उनके ऊपर चढ़ते थे, वैसे वैसे बम फटते थे और टैंकर ऐसे उड़ते थे जैसे तूफान में शॉपर उड़ते हैं, कागज उड़ता है। इंडिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने अपना दिफा बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन जवानों ने अपनी जानें देने में कोई दरेग नहीं किया। यहाँ तक पता चलता है कि आम आवाम भी सड़कों पर निकल आई थी लड़ने के लिए। यानी कि ये जज्बा ईमानी था, इस्लाम का जज्बा था, दीन का जज्बा था, जहाद का जज्बा था, जिसके तहत फौज के शाना बशाना अवाम खड़ी थी। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने इस स्पीड से फायरिंग की कि दुश्मन को लगा कि बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि सच्चाई ये थी कि वहां पे सिर्फ 60 जवान मौजूद थे और दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद थी फौजों। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद 6 रातें और 6 दिन लगातार जागते रहे। हाई कमांड ने उन्हें रेस्ट के लिए कहा कि आप अब रेस्ट करें और उनकी जगह पे दूसरे बंदे को इजाज़त भी दे दी कि आप जाके उनकी जगह संभालें। लेकिन मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने आराम करने से, रेस्ट करने से इस मौका पे इनकार कर दिया और महाज पर डटे। 6 दिन लगातार लड़ाई के बाद, जंग जारी रहने के बाद, राजा अजीज भट्टी शहीद एक ऊंचे घर के पर खड़े थे ताकि वो दुश्मन की नकलो हरकत अपने जवानों को बता सके। वो बता सके कि आपने किस जगह पे फायरिंग करनी, किस जगह पे बम फेंकना। 3 टैंक जो कि पाकिस्तानी
फौज की तरफ बढ़ते जा रहे थे, उन तीनों ने मेजर अजीज भट्टी शहीद को गोला मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऊंचाई की वजह से गोला उन तक पहुंच नहीं रहा था। आपकी निशानदही पे जवानों ने गोलाबारी की और उनके 2 टैंक तबाह कर दिए। तीसरा टैंक बहुत करीब आ चुका था, उसने फायर किया सीधा मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के सीना पर आकर लगा और आपने जामे शहादत नोश की। नाज़रीन, ये था 6 सितंबर का टोटल अहवाल। ये बताने का मकसद सिर्फ हिस्ट्री पहुंचाना नहीं था, ये बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, हमें सुकून की सांस दिलवाने के लिए हमारे जवानों ने, हमारी अस्करी फ़ौज ने, हमारी आर्मी ने जितनी जिद्दोजहद की है, जितने जवानों की कुर्बानियाँ दी हैं, इन्हें जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। इन्हें जितना भी सैल्यूट किया जाए कम है। ये हक रखते हैं कि हम इनके गुण गाएं, क्योंकि इनकी वजह से आज हम सुकून से बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारे खानदान सुकून में है, हमें किसी चीज का खतरा नहीं है, हम बाआसान सुकून दे जिंदगी गुजार रहे हैं। हुक्मरानों को तनकीद करना तो बहुत आसान है, हम अक्सर करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं भी अपने अक्सर प्रोग्राम में तनकीद करता हूँ, जहाँ पे तनकीद बनती है मैं करता हूँ। लेकिन कभी हमने अपने गिरोबारों में झांक के देखा है? कभी हमने गौर करने की कोशिश की है कि क्या मैं सही हूँ? मैं जिससे कहता हूँ कि आप सही हैं, तो वो कहता है जी मेरे सही होने से क्या हो जाएगा? भाई आपके सही होने से ही सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह की ज़ात पाक फरमाती है, मफ़हूम है कि जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। यानी कि अगर हम ठीक हो जाएं तो हुक्मरान खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुसल्लत का मकसद है जबरन, तो इसका मतलब है हम खुद गंदे हैं। अगर हम किसी हुक्मरान को गलत कहेंगे तो इट मीन्स के इनडायरेक्टली हम खुद को गंदा कह रहे हैं। लिहाजा खुद को ठीक करें और अपनी अगली नस्ल को ज़रूर बताएं कि हमारी कदर क्या है, हमारे जवानों की कदर क्या है। अपने बच्चों को टाइम दें और उन्हें ये हिस्ट्री खुद बताया करें, उन्हें बताया करें कि ये मुल्क को किस तरह हासिल किया गया, कितनी जानें दी गई, कितनी जानें कुर्बान की गई हैं, कितनी हमारी बहनों की अस्मत तरी हुई, कितनी हमारी माँ बहनों को, बेटियों को उठा के ले गई, ट्रेनों की ट्रेनें पूरी की पूरी जला दी गई, पूरी पूरी ट्रेनों को कत्ल कर दिया गया। ये है हिस्ट्री। इस मुल्क को अपनाने के लिए, इस मुल्क को हासिल करने के लिए ये उसकी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री अपने बच्चों को ज़रूर बताया करें, ताकि जिन नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को वेस्टर्न कल्चर बड़ा पसंद है, उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन्हें पता चले, उन्हें पता होगा। अगर वो फिर भी बाज नहीं आते, अगर आप बताते हैं, उन्हें सारी डिटेल बता चुके हैं, इसके बावजूद वो वही अपनाते हैं, तो फिर आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया। लेकिन अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करें, बाहैसियत पाकिस्तानी, बाहैसियत मुस्लिम, अपने फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करें। कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो रही है, अगर हमारी अगली नस्ल से हमें शिकायत है तो वो कोताही हमसे कहीं ना कहीं हो रही है। यकीन करें, अगर उस कोताही पे हम गौर कर लें तो हमारी नस्ल नहीं बिगड़ सकती। नाज़रीन, कि जिस मुल्क के लिए हमारे जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और शहादत नोश फरमाई, क्या हम उस मुल्क के साथ फेर चल रहे हैं? क्या हम उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं? फौज को या हुक्मरानों को गलत कहना बहुत आसान है, लेकिन
जो गलत कहते हैं, क्या वो समझते हैं कि करप्शन से पाक ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है? ये सवाल मेरा सिर्फ इदारों में बैठे या जॉब करने वाले बंदे से नहीं, ये सवाल मेरा रेड़ीदान से भी है जो कि फल बेच रहा है, रेड़ी पे फल बेचता है, रेड़ी पे सब्जी बेचता है। मेरा ये सवाल उससे भी है। हम हुक्मरानों को हमेशा गंदा कहते हैं, वो हुक्मरानों को गलत कहते हैं, कोई भी गलत चीज़ होती है हुक्मरान गलत है। मैं भी मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर तनकीद करता हूँ, जहाँ पे तनकीद बनती है मैं करता हूँ, करता रहूँगा, लेकिन जहाँ पे नहीं बनती वहाँ पे नहीं करेंगे। अल्लाह ताला वाज़िया फरमा रहे हैं कि जैसी आवाम वैसा हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो उसमें अगर हम हुक्मरान को गलत कह रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम खुद गलत हैं। इट मीन्स हमें खुद सही होना पड़ेगा पहले। अगर हम सही होंगे तो हज़रत उमर जैसे इंसाफ पसंद हुक्मरान भी आ जाएंगे। अल्लाह की ज़ात पाक बेशक उन्हें आसमानों से उतरेंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले हम पाक हों, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या हमने कभी करप्शन नहीं की, क्या हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, क्या हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कभी नहीं की, क्या हमने 10 रुपये की चीज़ लेके आगे 25-50 में नहीं बेची। मुनाफा लें हक है, लेकिन एक मुनासिब। एक चीज़ 10 रुपये की ली जाती है और अगर उसका 12 रुपये रेट है, उसे 20 रुपये एक रेडी वाला बेचता है, तो क्या यहाँ पे हुक्मरान गलत है? अगर एक दुकानदार होलसेलर से 10 रुपये की चीज़ लेता है, उसका रेट है 25 रुपये, वो बेचता है 40 रुपये में, क्या यहाँ पे हुक्मरान गलत है? यहाँ पे फौज की गलती है? नहीं, यहाँ पे हम खुद गलत हैं। लिहाजा खुद को ठीक कीजिए सबसे पहले, हुक्मरान ठीक आ जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन राना तनवीर के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।